करूँ? ओके, सो वोज ऑफ पेंशनर्स एंड पीएफ मेंबर्स, प्रोविडेंट फंड मेंबर्स के क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? एक तो हमने ओल्ड पेंशन सिस्टम और जो न्यू पेंशन सिस्टम है उसका डिबेट किया था कि व्हाट हैव बीन द चेंजेस। तो जो न्यू पेंशन सिस्टम है उसमें ये कि आपको लमसम अमाउंट एक बार मिल जाएगा, मंथली जो पेंशन मिलती है उसका कोई प्रोविजन नहीं है। एंड जो पहले सिस्टम, ओल्ड पेंशन सिस्टम, यही होता था कि को मंथली पेंशन मिलती रहेगी। प्लस जो न्यू पेंशन सिस्टम आई थिंक उसमें आपको खुद का जो कंट्रीब्यूशन है उसका जो शेयर आई थिंक वो भी इंक्रीज कर दिया गया है। तो आपका शेयर और गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी उसमें। सो दिस देयर, और इसके बाद भी जो पूरा डिबेट हुआ, कुछ ऐसी स्टेट्स है जिन्होंने अगेन ओल्ड पेंशन सिस्टम को ही कंटिन्यू किया। तो मेन इसके पीछे रीजन यही हम बोल सकते हैं कि न्यू पेंशन सिस्टम को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन फॉर द स्टेट्स ऑल्सो एंड इवन फॉर द सेंटर ऑल्सो। तो दिस इज वन थिंग। औशक, इसमें आपको कुछ ऐड करना है कि और क्या चेंजेस किए गए? नहीं मासी, बस एक ही था ना, और क्या था इसमें? हाँ, यही मेजर चेंज तो यही ऊपर शिफ्ट। हाँ। एनपीएस और ओपीएस वाला था। हम्म। ओ, सो एक इशू इसमें यही है, पेंशन को कॉम्प्यूटेशन मतलब पेंशन को कैसे कैलकुलेट आप करोगे, क्या मेथड है? तो मोस्ट contentious matter of the pension computation clarification with the states that pension will be calculated as per the paragraph 12 of the EPS also says कि जो date of commencement है pension की will determine the applicable formula। तो इसके अराउंड कुछ issues हैं for the calculation the pensionable service की कौन सी dates exactly and जो methodology है। And the government would do well to come up with a system that addresses the concerns of the PF members and the pensioners। इसके अलावा थिंक और तो क्या इशू हो सकते हैं इसमें? And the interest rate, there's also a demand for incorporating the competent component of the interest rate announced by the EPFO from time to time at the time of calculating pension also. So component of interest rate, this should be included. And there's also a long-standing demand for increasing the amount of minimum monthly pension, the pension amount beyond the present rupees 1000, which has been in force since 2014 amendments। तो ये कि मंथली अगर रुपीज 1000 मिल रहा है तो given inflation, so it should be in the context of indexed inflation also, कि जितने प्रोपोर्शन से जितने रेट से इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है क्या पेंशन को उतने अमाउंट से इंक्रीज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चेंज ही नहीं हुआ है 2014 से पेंशन। तो दिस कैन बी वन पॉइंट। एंड वी गो बाय, so the government, it has informed Rajya Sabha, जो high empowered monitoring committee had stated that doing this was not feasible in view of the actuarial position. And at present, the government is contributing around rupees 8,000 crores and are in two forms. So government pays 1% of the wages of up to rupees 15,000 a month as subsidy for the contribution. And secondly, so गवर्नमेंट को बजटरी जो एलोकेशन है, इफ इट इज नॉट डबल, अगर उसको मतलब डबल नहीं कर सकते, टू अचीव अ ड्यूरेबल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम फॉर दोज टू कंट्रीब्यूट हेविली टू द इकोनॉमी। बट हमने यहाँ पे बात करी थी कि अगेन पेंशन का ही और क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है, तो हमने बात करी कि फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसके लिए अगेन फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एजुकेशन पे इतना फोकस नहीं किया जाता है इंडिया में। तो म्यूचुअल फंड ऐसे में हाँ। इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम्म। एक्सचेंज ट्रेड फंड, हाँ, हाँ, एनुअल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम्म, तो वो इम्पोर्टेंट है। इवन अगर फ्यूचर में भी जो पेंशन के से अमाउंट जो एसोसिएटेड है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो एसोसिएटेड, उसको अगर हमें और रैशनलाइज और कम करना है तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और उसके और भी बहुत मेजर मल्टीप्लायर इफेक्ट्स हो सकते हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट में वो हेल्प करेगा आपको और एडिशनल रिटर्न्स मिलेंगे टाइमली बेसिस पे, नॉट जस्ट आफ्टर योर रिटायरमेंट बट इवन व्हेन यू जस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग, उसी टाइम पीरियड से आपको रिटर्न्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ भी लिखा भी है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, देन म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल दैट। सो बात कर चुके हैं कि इंडिया के ऑयल ट्रेड के ऊपर इम्पैक्ट इसका हो रहा है बिकॉज ऑफ द अटैक बाय द हूथीज इन द रेड सी। एंड यहाँ पे मैप भी है रॉटरडैम, एंड जो ये ट्रेड रूट रेड लाइन में जो रूट दिखा रखे, दिस द फिफ्टीन प्रेजेंट। थाउजेंड है, 15,000 के आसपास है, वो वाला शायद 21 के आसपास है। तो नीचे में जाएंगे तो आपका पैसा ज़्यादा लगेगा,
फ्यूल हाँ, खर्च ज़्यादा टाइम होगा, टाइम ज्यादा ज़्यादा लगे। लगेगा, हम्म। लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाएगा। और अटैक होने से आपका इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाता है, तो महंगा हो जाता है। रेड सी choke points critical for the international oil and natural gas flow. So Suez Canal is key to crude imports from Russia and refined fuel exports to Europe. तो इवन जो रशिया से भी हम इंपोर्ट करते हैं वो भी इसी ट्रेड रूट से ही होता है, वाया द रेड सी। ओके, सो यहाँ पे इंडिया की 1991 जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुई एंड आरबीआई गवर्नर का क्या रोल रहा है। So, S. Venkatramanan, he played a pivotal role in sterling India through this financial crisis by employing strategies like pledging the gold reserves and implementing import compression, stabilizing countries' balance of payments. But despite the efforts, his legacy was overshadowed by subsequent economic reforms जो किए गए. तो his contributions are definitely invaluable. तो प्लेजिंग ऑफ द गोल्ड रिजर्व्स, जो गोल्ड, जितना भी गोल्ड रिजर्व उस टाइम पे आरबीआई के पास था उसको प्लेज करके जो पैसा आया, उसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एंड उसको कहाँ आगे किस तरीके से यूज किया गया वो बहुत सिग्निफिकेंट था। एंड इम्पोर्ट को हमने कंप्रेस, मतलब इम्पोर्ट्स को हमने कम करने की कोशिश करी, सो दैट अगेन, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था हमारे पास उस टाइम पे, इतने फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं थे कि हम एक सब्सटैंशियल या गुड अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट कर सकें। सो दिस, ये दो स्टेप ऐसे रहे जिन्होंने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो बैलेंस था उसको स्टेबलाइज किया। सो बिगनिंग वी नो कि तो ये 1990s। रिकमेंड किए थे, ये रिकमेंड किए थे उस समय हम्म। सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो उस टाइम पे जो फिजिकल डेफिसिट था, सॉरी करंट अकाउंट डेफिसिट था, इट्स 12 to 3% ऑफ द जीडीपी, जो कि बहुत ह्यूज है। गिवन उस टाइम पे जो हम्म। हमारी जीडीपी ग्रोथ थी आज से कंपेयर करें तो बहुत कम था, तो उस जीडीपी का 3% वॉज अ वेरी बिग अमाउंट। एंड दिस वॉज द हाइएस्ट बाय फार इन 2 decades, 20 years में दिस वॉज द हाइएस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट। सो वेंकट रमनन प्लेड अ स्टर्लिंग रोल एंड apart from this, दो इम्पोर्टेंट ने बात कर ली। गवर्नमेंट could raise $200 million by pledging the gold reserves from the Union Bank of Switzerland through the sale of 20 tons of gold confiscated from smugglers also. So even इस चीज फोर्टी को सेवन किया। 47 टन ऑफ गोल्ड टू हम्म। द बैंक ऑफ इंग्लैंड दिया गया, टू रेज $405 million बस। तो जो हमारे, अगेन हमें इंटरनेशनल लोनर्स और क्रेडिटर्स को जो पैसा रीपे करना था वो हम इसके थ्रू रीपे कर पाए, बट ये उस टाइम पे भी सफिशिएंट नहीं था टू कम्प्लीटली अब्सॉर्व द कंट्री ऑफ द क्राइसिस। मतलब यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा अमाउंट था यहाँ पे, ये दो बड़े अमाउंट होने के बाद भी हम कम्प्लीटली नहीं अपना जो डेट ऑब्लिगेशन से उसको कम्प्लीटली नहीं फुलफिल कर पाए। एंड उस टाइम पे जो गोल्ड प्लेज किया गया उस टाइम, मतलब ऑब्वियसली आपको फिजिकल गोल्ड भेजना पड़ेगा, तो वो बहुत सिक्रेटिव मैनर में किया गया, क्योंकि उसकी वजह से अगेन और ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि पैनिक हो सकता था इकोनॉमी में। तो उस टाइम की कुछ अगेन जर्नलिस्ट ने जो पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी एयरपोर्ट्स पे जाके, और वहां से वो इंफॉर्मेशन लीक हुई, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो दिस वॉज एन एक्ट ऑफ करेज, प्लेजिंग ऑफ द गोल्ड। सबसे बड़ा स्टेप यही था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की थोड़ा वाइडर टॉपिक है। देन डेट पेमेंट्स और सब हमने बात करी। डॉक्टर मनमोहन सिंह, ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग दैट टाइम। तो हमेशा उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात की जाती है। द पॉलिसीज दैट ही केम अप विद, जो रिफॉर्म लेके आए, तो उनमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इकोनॉमिक पॉलिसी रिजीम रिकन्फिगरेशन में उन्होंने हेल्प करी, बोल्ड रिकन्फिगरेशन आई शुड रीआइटरेट। हम्म। रिमार्केबल अब ओपननेस इंडियन इकोनॉमी, हाँ इट वाज ओपन अप फॉर, जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन की और प्राइवेटाइजेशन, तो ओपननेस मतलब कि उस टाइम पे इंडिया इंपोर्ट करना प्रेफर नहीं करता था 1990s के डेकेड से पहले। तो वी ओपन अप आवर इकोनॉमी, हमने भी एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट किया और इम्पोर्ट करना भी स्टार्ट किया। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, इसको हम बोलते हैं अगेन द फेज ऑफ न्यू लिबरलिज्म। हम्म। So apart from that, Mansi, we can add कि from the perspective of GS4 पेपर एथिक्स में,
इसको कैसे कोड कर सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो सीख सकते हैं इनसे। करेज, एटीट्यूड इनका। फिर टुवर्ड्स द मोर अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मोर अकाउंटेबल बनाने के लिए विद रिस्पेक्ट टू द जो करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ। तीसरा बोल सकते हैं परसुएसिव मैनर, कि आप परसुएड कीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप ऐसा स्टेप उठाइए। तो हम्म। ऑब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। फिर चौथा चीज़ की ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी बढ़ गया, तो इनका उसमें भी रोल रहा है कि कैसे आप हेल्प किए कि एलपीजी आप लाए, उसके बाद फिर इंडिया का जो एक हेल्दी कंपटीशन बढ़ा, उससे फायदा हुआ लॉन्ग टर्म में। तो हम्म। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, फिर लॉन्ग टर्म गोल ओरिएंटेड थिंकिंग, ऐसा लिख सकता है, इनसे सीख सकता है एथिक्स के स्टडी में। तो वेंकट रमनन जी जो आईएएस अफसर थे, इनका एग्जाम्पल कोट कर सकता है। राइट। तो व्हाट इज दिस FIUIND एक्ट अगेंस्ट द वर्चुअल एसेट प्रोवाइडर्स? तो क्या जो तो यहाँ पे ये बात हो रही है, हाउ मच द एक्शंस अगेंस्ट द नॉन कंप्लायंट VDSPs अफेक्ट द यूजर्स। सो बात यही हो रही है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया इशूड शो कोस नोटिस टू 9 ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स इन इंडिया। जैसे बिनांस, जो क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो दिस इज वन से ब्रोकर और प्लेटफॉर्म। सो दीज आर द नेम बिटफिनेक्स, मेक्स ग्लोबल। सो ये दीज आर नॉट कैसे होता है पता है बेस्ड इन इंडिया नहीं है। मानसी? कैसे होता है मतलब? कैसे होता है ट्रांसफर, मतलब कैसे ट्रांसफर होता है बाइनेंस में? यूज किया है इसको? यूज नहीं किया है मैंने, बट हाँ पता है कैसे होता है, थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्स फिर होता है। हाँ, मतलब ऐसे क्या होता है ना कि अगर ट्रेडिंग करना है फॉर एग्जांपल जेरोडा में, तो आप अकाउंट बनाइए, डीमैट अकाउंट बनाए, या फिर उसके बाद ट्रेडिंग कर सकते हैं। हाँ लेकिन उसमें। बाइनेंस और बाकी सब में क्या है ना कि आपको एक नाम लिखा रहेगा। तो वो नाम और उसका आधार कार्ड, आधार कार्ड नहीं, उसका नाम और पैन लिखा हुआ था। तो कोई अजीब नाम था, तो मेरे को मैं उसको पैसा भेज रहा हूँ, और फिर वो किसी और को भेज रहा है, और वहां से फिर पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। हाँ। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा था बाइनेंस में ऐसा, मतलब कैसे क्यों हो सकता है कि कोई एक अलग नाम है जिसको मैं जानता भी नहीं, उसमें ट्रांसफर हो रहा है पैसा। तो ये मेरे को लगता है इसी कारण उसका पीएमएलए एक्ट लगा है, कि ये वाइट वाइट वॉशिंग हो रहा है पूरा वही ऑनलाइन है। FTX जो स्कैम भी हुआ, वो भी इसी की वजह से बोल सकते हैं ना, वो कि हमें नहीं पता क्योंकि वो चीज़ ट्रांसपेरेंटली नहीं हो रही, क्योंकि वही ऑफशोर बेस्ड है ये। तो इतना हम्म। इनको अब हम रेगुलेट भी नहीं कर सकते, तो वही प्रॉब्लम है। क्योंकि तो ये। बाइनेंस अगर अकाउंट होगा उसमें भेजना चाहिए, या बाइनेंस आपको दे देगा वर्चुअल जो लिखा रहता है ना हाँ। ट्रेडिंग करने के लिए, वो दिखा देगा। वैसा होना चाहिए इन जनरल, से जोरोडा में होता है डायरेक्ट, आप उसको जाओ आपको मिल जाएगा, बैंक टू बैंक है। लेकिन हाँ बैंक। बाइनेंस में ऐसा नहीं था, किसी हम्म। और के थ्रू है, कोई थर्ड पार्टी है इसमें बीच में इन्वॉल्व। यस। तो ये बात की गई है, PMLA एक्ट लगाई गई है। सो नॉन कंप्लायंस के लिए व्हाट इज द premise? तो वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स इन इंडिया, दे वर ब्रॉट अंडर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फॉर, ये इशू है फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म रेगुलेशंस के अंडर। एंड PMLA एक्ट 2002 एक्ट है। एंड वेरीफाई द आइडेंटिटीज ऑफ ऑनबोर्डेड क्लाइंट्स, मेंटेन द रिकॉर्ड्स। तो ये इनकी रेगुलेशन के लिए स्टेप लिया गया है। सो व्हाट पर्पज इज PMLA कंप्लायंस, तो यही है मतलब, और तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। और एक हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो VDAs हैं ये होते क्या एक्चुअली, यहाँ पे क्लैरिटी होना इंपॉर्टेंट है। ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, which is the global forum for the cooperation with the central banks, in a report about the financial stability from the crypto assets is emerging. In the emerging economies, observed three high-level policy options under consideration. So या तो आप आउटराइट बैन कर दो क्रिप्टो ट्रेडिंग पे, या कंटेनमेंट एंड रेगुलेशन, इसको कंटेनमेंट कर सकते हो एंड रेगुलेटर तो कर सकते हो। तो आउटराइट बैन करना तो वुड नॉट बी अ जस्टिफाइड स्टेप, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है। एंड अगर आउटराइट बैन किया तो और ज़्यादा जो पैरेलल इकोनॉमी में एक्टिविटीज़ है वो और इंक्रीज हो सकती हैं। सो इसलिए इंडिया ने अगेन रेगुलेशन को चूज किया। एंड that's how we are moving forward, gradually introducing certain new regulatory measures. So रेडियो कार्बन डेटिंग, कैसे इसने रेवोल्यूशनाइज किया साइंस को। तो रेडियो कार्बन डेटिंग जो हम यूज करते हैं फॉर द फॉसिल फ्यूल्स, तो उसमें जो कार्बन कंटेंट कार्बन यूज होता है, बचा C14 होता है। हाँ वही। हाँ कार्बन कंटेंट, हाँ जो बचा होता है, उसको असेस करके हम पता लगाते हैं कि एज क्या हो सकती है उस फॉसिल की, कौन से टाइम पीरियड का हो सकता है। एंड दैट्स हाउ इट हेल्प्स। तो इसमें औशिक आप कुछ ऐड करोगे? तो इससे पता लग सकता है कितने, हाँ एज है, फॉसिल फ्यूल का बता सकता है। और रेडियो कार्बन डेटिंग होता है ये सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर के लिए होता है, ये रॉक्स के लिए नहीं होता है, रॉक्स के लिए डिफरेंट चीज होता है। हाँ
तो जो ऐसा वो मीम हुआ था कि मीडिया को पता ही नहीं है, वो बोल रहे थे रेडियो कार्बन डेटिंग होना चाहिए किसका, शिवलिंग का जो मिला है। काशी विष्णु आते हैं पल में। हाँ। तो रेडियो कार्बन नहीं हो सकता, रेडियो कार्बन है, इसमें कार्बन होना जरूरी है हाँ, इसमें। कार्बन वन तो जरूरी उसका है। हाँ, तो कार्बन 14 का हाफ लाइफ मतलब होता है जो कंसंट्रेशन 100 है, अगर 100 एटम है, हाँ। तो कुछ साल के बाद वो हाफ लाइफ हो जाएगा, मतलब 50 हो जाएगा। तो वो डिसाइड करता है कि कब कितना साल तक वो काम करता है। तो 5000 ईयर्स में हाफ होता है, तो और 5000 ईयर्स में और हाफ होगा, 1/4 हो जाएगा, फिर 1/8 हो जाएगा, फिर 1/16 हो जाएगा। ऐसे करके हाफ लाइफ इसको बोलते हैं। उससे हाँ। पता लग सकता है कितने टाइम हो गए उस ऑर्गेनिक मैटर को। हम्म। और रेवोल्यूशनाइज इसने कैसे किया है वो ये। ह्यूमन माइग्रेशन, राइज ऑफ फॉल ऑफ सिविलाइजेशन, बर्थ ऑफ लैंग्वेजेस, रिलीजन, इज ह्यूमन हम्म। एनिमल इंटरेक्शन। हम लोग जो बात करते हैं PGW, NPVW, उनके रिलेटेड पॉटरी का बात करते हैं, तो पॉटरी के अंदर में जो मिलता है ऑर्गेनिक राइस का कुछ एलिमेंट मिलता है, या फिर वीट का भी कुछ मिलता है, तो उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कितने पुराने थे ये। Right. कब वीट और राइस इसको डोमेस्टिकेट किया गया, कब एनिमल बोन के थ्रू पता लगा सकते हैं, कब डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स, और कब डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्सेस हुआ, इंडिया में हॉर्स कब आया, वो सब पता लग सकता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग का मतलब। ठीक है। और इसमें ये कि इसने रेवोल्यूशनाइज कैसे किया साइंस को, तो दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव डेटिंग मेथड। मतलब इसमें कोई ऐसा इशू ऑफ डिबेट नहीं है कि आपको एग्जैक्ट टाइम पता लग सकता है, एग्जैक्ट डेट्स पता लग सकती है। तो ये अगेन इंडिया के लिए भी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस का यही है कि जो इश्यूज रहते हैं, ये जो राम टेम्पल इशू या बाबरी मस्जिद इशू हुआ हो, या जो शिवलिंग के लिए अभी औशिक ने बोला भी, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए भी दिस इज द बेस्ट मेथड या टूल दैट वी हैव, कि इसको फिर आप हम्म। अर्थ डिबेट की नहीं कर एज सकते। के लिए भी कार्बन डेटिंग ही यूज की जाती है। जैसे अर्थ का टाइम पीरियड निकाला जाता है कितनी पुरानी है, फिर मतलब कितने टाइम पहले। किसके लिए उसके लिए पूछ रहे हो दिव्या, किसके अर्थ लिए? अर्थ 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 की लिए, जैसे अर्थ मतलब में का, अर्थ कि के लिए कितने टाइम स्पेशली मैं पहले। श्योर नहीं हूँ इसके बारे में, औशिक आप बता सकते हो अगर आपको आइडिया हो तो। मतलब एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि पता लग सकता है ऑर्गेनिक मटेरियल होना चाहिए, ओवरऑल कार्बन उसमें अंदर होना चाहिए, तभी कार्बन डेटिंग है, वो रेडियो कार्बन डेटिंग है। तो पेट्रोलियम कितने पुराने रिजर्व है उसके अंदर में, वो पता लगा सकते हैं। रॉक में अगर कुछ प्लांट मटेरियल अंदर में ट्रैप्ड है, तो उससे हम लोग रॉक का भी पता लगा सकते हैं। कार्बन होना चाहिए ओवरऑल। तो यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान ने एक्सचेंज की लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, तो क्यों इम्पोर्टेंट है ये, मतलब हम क्यों करते हैं लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एक्सचेंज? क्योंकि ये अगेन एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, बट डिस्पाइट दैट हम ये लिस्ट डेटा शेयर करते हैं। तो औशिक क्यों करते हैं, कैन यू टेल? ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे वर्ल्ड वाइड में, कि आप गलती से न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं कर दे, गलती से हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर कोई चाहता है यूज करने, लेकिन गलती से नहीं हो जाए। और पता लगना चाहिए कहाँ पर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, ताकि दोनों के बीच में जो लॉन्ग टर्म जो राइवलरी है, न्यूक्लियर राइवलरी हो गया या फिर राइवलरी है, वो कम हो, थोड़ा सा रिलेशनशिप बढ़े, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है इससे दोनों के बीच में। ये इसलिए भी ट्रांसपेरेंसी, इम्पोर्टेंट ओपननेस। है। हाँ, सपोज वैसे भी कोई अगर अटैक होता भी है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि दूसरी कंट्री के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस कहाँ पे है, कि उस पे अटैक ना हो जाए। तो इसके लिए भी ये इट हम्म। प्रोहिबिट्स द टू साइड्स फ्रॉम अटैकिंग ईच अदर्स एटॉमिक फैसिलिटीज आल्सो। और ये एक एनुअल प्रैक्टिस है जो हम 1992 से फॉलो कर रहे हैं, डिस्पाइट इवन द फ्रॉस्टी रिलेशन जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से रिलेटेड इश्यूज हैं, बट स्टिल दिस कंटिन्यूज। देन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही हेड्स टू नेपाल दिस वीक, पावर पैक्ट्स ऑन एजेंडा। तो नेपाल को हम बोलते हैं इट इज अ बफर स्टेट, बफर कंट्री है, बफर रीजन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो एक तो इसीलिए दिस इज इम्पोर्टेंट, एंड ऑफ लेट वी हैव सीन कि इवन चाइना के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है दे आर ऑल्सो विजिटिंग नेपाल। तो गिवन द सिचुएशन इट बिकम्स मोर क्रिटिकल फॉर इंडिया कि इंडिया के रिलेशंस नेपाल के साथ अच्छे रहें। एंड और जो एक पॉलिटिकल इशू रहता है इंडिया और नेपाल के बीच में, औशिक उसके बारे में यू कैन डिस्कस। पॉलिटिकल इशू इंडिया और नेपाल, नेपाल हमेशा चाहे कि इट विल बैलेंस द बोथ नेबर, बिग नेबर्स, इंडिया एंड चाइना, बिकॉज नेपाल इज अ लैंड लॉक कंट्री, इट विल नीड यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ इंडिया ऑल्सो, एंड ऑल्सो इट नीड्स सम काइंड ऑफ कनेक्शन विद द ओपन सी। तो चाहे कि कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन रहे, ट्रांसपोर्टेशन में वो बात करेंगे हमेशा। तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं नेपाल का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट का बात करते हैं,
तो लिखा रहेगा एयर कनेक्टिविटी बात करते हैं। जॉब क्रिएट करते हैं हम लोग नेपाली सिटीजन के लिए। उसके बाद फिर इंडिया नेपाल के बीच में इशू है लीफू लेक, लिम्फियाडोरा और काला पानी, जो नॉर्दर्न नेपाल, नॉर्थ वेस्ट नेपाल के और साउथ ईस्ट उत्तराखंड में रीजन वहाँ पे है। तो वो बात होता है। दूसरा होता है कि जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहाँ पे है वो दे आर मोर थोड़ा सा सेंट्रिक, चाइनीज सेंट्रिक, तो इंडियन इन्फ्लुएंस को हमेशा से वो थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं। हम्म। तो ये की एरिया हो गया। दूसरा कि नेपाल का जो जॉब क्राइसिस हो रहा है वो बढ़ते आ रहा है, इसलिए उनके जो लोग हैं गुरखा, दे आर मोर डाइवर्सिफाइंग देयर ओन जॉब्स। तो वो फिर रशिया में जाकर एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, यूके में जाकर एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं इन द आर्म फोर्सेस। तो एक हो गया। और एक इतने सारे पॉलिटिकल एरिया। इशू भी रहता और है ये ना, लिखा हुआ है हमें देख। इंक्रीज इन क्वांटम ऑफ एक्सपोर्ट पावर फ्रॉम द नेपाल टू इंडिया टू 10,000 मेगावाट। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का बात होता है। हाँ, जियो हाइड्रो। थर्मल का हम लोग आगे लॉन्ग टर्म में बढ़ा सकते हैं, हाँ। क्योंकि नेपाल हेवी माउंटेनस रीजन है ना, इसलिए। हम्म। हाँ, और तो यहाँ बोले। पे ये है कि परचेजिंग 10,000 मेगावाट ऑफ हाइडल पावर फ्रॉम नेपाल, तो ये इम्पोर्टेंट भी है इंडिया के लिए भी, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और एक इशू जो हमें ज्यादा देखने को मिलता है कि नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मतलब न्यू गवर्नमेंट या वहाँ पे इलेक्शन बहुत जल्दी जल्दी होते रहते हैं, जो नई गवर्नमेंट बनती है इट फॉल्स वेरी क्विकली। तो एक ये इशू भी हम्म। है उसमें भी इंडिया का, जो वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में, आई थिंक मेरे को इस पे 100% क्लैरिटी नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो नेपाल है उस पे इशू रहता है कि इंडिया क्या सपोर्ट कर रहा है वहां पे। तो राइट हम्म। नाउ जो अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल पुष्प कमल दहल का, उनको मतलब फेमसली इज नोन एज प्रचंडा। सो ही इज इन पावर राइट नाउ। और जो एक और अनरिजॉल्व इशू इंडिया नेपाल के बीच में वो यही है कि नेपाल चाहता है इंडिया उनकी जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है उनको परमिट करे टू फ्लाई ओवर इंडिया। बट इंडिया ने अगेन इस चीज को भी अग्री नहीं किया टू ओवर फ्लाइट्स दस फार अंडरस्टूड टू बी ओवर द फैक्ट कि जो एयरपोर्ट्स हैं नेपाल में दे हैव बीन कंस्ट्रक्टेड विद द सपोर्ट फ्रॉम चाइना। तो ये जो दो नेपाल के एयरपोर्ट्स के नेम दे रखे हैं, एयरपोर्ट एट पोखरा एंड बहरावा। सो दिस इज बिलीव्ड कि दैट्स वाई इंडिया परमिशन उनको नहीं दे रहा है उनके इंटरनेशनल फ्लाइट्स को टू फ्लाई ओवर इंडिया। तो दिस इज वन अनरिजॉल्व इशू। और कनेक्टिविटी को हम और स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हो, और प्रोजेक्ट्स इन लाइन में लाइक रोड कनेक्टिविटी, रेलवेज, इनलैंड वाटरवे कनेक्टिविटी। और एक और कंसर्न जो नेपाल रेज करता है वो ये है कि इंडिया टाइमली कंप्लीट करे अपने प्रोजेक्ट्स को। सो दिस इज देयर। एंड यहाँ पे डिजिटल पेमेंट्स को और प्रमोट करने के लिए भी हम बात कर रहे हैं विद नेपाल। प्लस बुद्धिज्म से भी नेपाल इंपॉर्टेंट है। बुद्धाज लॉर्ड बुद्धाज बर्थ प्लेस जो दैट इज लुम्बिनी, इट इज लोकेटेड इन नेपाल। तो दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंट एरियाज। कल्चरल प्रोस्पेक्टिव से एक तो बिहार में जो बुद्ध धर्म को प्रचार किया जा रहा है उनके लिए उसके रिगार्डिंग भी नेपाल के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। और उसके अलावा सीता जन्म स्थल ऐसे करके वो बनाया जा रहा है ताकि कनेक्ट किया जा सके सारे प्लेसेस को रामायण को, जिससे कल्चरल टाइज और ज्यादा ट्रू। स्ट्रांग होने ट्रू पर। दिव्या। रामायणा कल्चर अच्छा हो ऐड कर, वो भी एक ले सकते हाँ, हैं आई इंडो थिंक नेपाल टाइज। हाँ फेमस टेम्पल भी है जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट भी किया था। उसका नेम तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू रामायण एंड दिस। तो एक्सट्रीमिज्म इन असम 90% ओवर। रिसेंटली हमने देखा उल्फा दे हैव साइंड एन एग्रीमेंट ऑल्सो विद द गवर्नमेंट ऑफ असम एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो gradually we are seeing an ulfa I जो है अल्फा independent, so they did not participate in these discussions. हाँ, हम तो याद ही हो गया वो। हाँ। आई इंडिपेंडेंट नाम है। हम्म। ओके, ये ठीक है। आफ्टर आयरन ब्रिज एंड रेल ट्रैक पॉन्ड स्टोलन इन बिहार। पॉन्ड कैसे स्टोलन हो सकता है? residents say they woke up to see that the spot where the pond used to be filled with the soil and a bamboo hut was erected. Okay, famous for cultivating fish, water chestnut and foxnut. फिर Land लैंड माफिया, mafia ये suspect. सॉइल जो है ना, ये Study. यूज होता है कंस्ट्रक्शन में। बालू माफिया इसको बोलते हैं। Hmm. Okay. So nexus between land mafias and district officials cannot be ruled तो out. इसको रोकना वो मुश्किल है until unless there is a sustained form of employment, और जो गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी बढ़ता है कि आप कैसे जनरेट करोगे, कैसे बिजनेस माइंड क्रिएट करोगे, तभी तभी हो सकता है, क्योंकि ये सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है। Hmm.
तो ये मेरे को यहाँ समझने लिखा कि लैंड प्राइसेस ऑफ लेट दे हैव आल्सो स्पाइरल, तो माफियाज ने पॉन्ड पॉन्ड को सॉइल से फिल कर दिया टू सेल इट ऑफ एट अ हायर प्राइस। मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि क्या सेल कर रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है ना कि जो सेवरल पॉन्ड होंगे, वो जगह जो लैंड होगा वो तो कीमत वाले होंगे, अच्छा तो है। ठीक है हाँ। उसको डाल दरभंगा, करके। तो हाँ नॉर्दर्न बिहार में हम्म। ही है, दरभंगा और नेबरिंग मधुबनी। हम्म। ठीक है। इस लिस्ट तरह ऑफ, के एग्जाम्पल फिर हमें बिहार में क्यों देखने के लिए मिलते हैं? जैसे अब पौंड है, कभी क्योंकि रेल वहां पे या फिर ये हाँ फेमस है ना, लिखा बोले तो फेमस फॉर कल्टिवेटिंग फिश, वाटर चेस्टनट एंड फॉक्सनट। तो दिस इज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर लाइवलीहुड। दो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक पॉपुलेशन ज्यादा है, और दूसरा की जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो गुजरात जैसा नहीं है। गुजरात में लोग बाहर जा रहे हैं तो अब छोड़ ही दो बाकी सब हाँ। स्टेट्स को। तो इसमें ऊपर में क्या लिखा कि ऑपोजिशन स्ट्रगल्स टू कैलिब्रेट रिस्पॉन्स। ऑन राम टेम्पल इनॉग्रेशन। तो तो वहां पे रिस्पॉन्स वो पे क्या करना है उसका? यूनिटी और कंसेंसस नहीं है विद इन इवन द हम्म। ऑपोजिशन, जिसको हम्म। इंडिया ब्लॉक हम बोलते हैं। कि वही कि इनॉग्रेशन ऑफ राम टेम्पल पे रिस्पॉन्स क्या देना है, उसी में इशू आ रहा है। सो इंसाकॉग क्या है? सो दिस इज द इंडिया सार्स कोव टू जीनोम जीनोमिक्स कंसोर्टियम है। तो जो हम जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करते हैं, तो स्पेसिफिकली सार्स कोव टू वायरस जो उसका जीनोम सीक्वेंसिंग के अराउंड इट इज देयर। एंड वी आर सीइंग कि इस वेरिएंट JN.1 के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। So it is important to stay safe and again follow the COVID appropriate behavior. So 2024 is expected to be the year of Gaganyaan readiness. तो रेडीनेस की बात हो रही है अभी तो गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होने वाला है। एंड वी आर हैविंग डिफरेंट टेस्ट फॉर दिस। द निसार सैटेलाइट भी इंपॉर्टेंट, इट इज बिटवीन इंडिया एंड मतलब इसरो एंड नासा। तो दिस इज देयर सिंथेटिक अपर्चर रडार इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई थिंक दिस इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो निसार सैटेलाइट होने वाली है। एंड एक्सपोसैट की हम बात कर चुके हैं, पॉलिक्स एक इम्पॉर्टेंट पेलोड है। सो गर्ल्स सैनिक स्कूल ओपन इन मथुरा विद 870 स्टूडेंट्स। तो सैनिक कॉस्ट। स्कूल, ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल, वृंदावन मथुरा। हाँ, तो वाई इट इज नेम्ड सैनिक स्कूल? 100 न्यू सैनिक स्कूल्स। सो तो सैनिक हम्म। से रिलेटेड होगा। The objective behind the vision setting of the 100 new Sainik school are to provide quality education to student in a tune of NEP, better career opportunity, including joining the armed forces. इसलिए हाँ सैनिक स्कूल। सैनिक है। हाँ एनसीसी और वो हम बात कर सकते हैं। और फर्स्ट ऐसा 1962 में हरियाणा के शायद करनाल में खोला गया था, ओके। सैनिक स्कूल। ठीक है। सो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स जिनको हम SUVs बोलते हैं अकाउंटेड फॉर 1 in every 2 vehicles which are sold in 2023 and their share in total sales rose from 42% to 48.7%. सो ये एक वो इम्पोर्टेंट जो शिफ्ट देखने को मिल रहा है इन द कंज्यूमर बिहेवियर कि लाइक जो सेडान कार्स थी, नाउ पीपल दे प्रेफर बाइंग की हमारे पास हमें भी SUV खरीदने हैं। उससे वो एक सोशल स्टेटस सिंबल जो है वो बन गया SUV का, कि आपके पास कितनी बड़ी कार है, चाहे आपको उसकी रिक्वायरमेंट ना हो बट स्टिल ये एक चेंज एक देखने। और एक रीजन है मानसी, एक हाँ और एक रीजन, जो एसयूवी का जो टर्म है ना, वो थोड़ा सा लिबरल हो चुका है पहले के मुकाबले। पहले एसयूवी मतलब था कि डायरेक्टली फॉर्च्यूनर इनोवा टाइप्स, अब एसयूवी मतलब हो गया कि थोड़ा कॉम्पैक्ट एसयूवी इसी में आ जाता है। हाँ कॉम्पैक्ट SUV इसलिए वैसे अवेलेबल है हाँ। जो, वो भी एक हाँ, ये रीजन। +-10 के आसपास में जो है होता है। तो इंटरेस्टिंग चीज है कि रूरल मार्केट में ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है। हम्म, सो जैसे आजकल देखोगे तो बोलेरो जो का नया कॉन्सेप्ट आया, तो वो भी तो रूरल बेस्ड है ना, एसयूवी में कहलाता है वो सब। हाँ SUV में ही आता है राइट।
So 97.4% जो rupees 2000 bank notes है, they've been returned. तो this is not demonetization exercise नहीं थी। जो पहले डिमोनेटाइजेशन की गई थी उस टाइम पे 2000 नोट्स को इसलिए रिलीज किया गया था पर्पसफुली, यही डिस्क्लोज करके कि दीज आर नॉट गोइंग टू बी परमानेंट, इनको आगे जाके विड्रॉ कर लिया जाएगा। उस टाइम पे जो तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए ये हाई डिनोमिनेशन नोट्स को इशू किया गया था। तो दिस वाज द मेन पर्पस। So foreign inflows इंडिया की bonds में spikes to 6-year high. तो again this reflects the confidence of foreign investors in Indian market और overall इंडिया की जो economic performance है, तो इसी चीज को reflect कर रहे हैं। And 10-year benchmark bond yield was trading at 7.2%। और इसमें एक और है कि इंडिया ने रिसेंटली जो 50-year की बॉन्ड्स हैं उनको भी रिलीज किया था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम 50 years के लिए आप, मतलब अगर आप यंग इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली दैट शुड बी अ रिलायबल चॉइस। सो जापान में हम बात करते हैं अगेन, जो जोग्राफिकल लोकेशन हाँ कल ही तो आया 7.6। है, सुनामी, रेजिडेंट्स हम्म। टोल्ड टू रन। तो लार्ज सुनामी वार्निंग इशू की गई, मीनिंग वेव्स अप टू 5 meters, बट नो further major incidents they were reported, later downgraded its warning to tsunamis of up to 3 meters. So US Pacific Tsunami Warning Center also said 4 hours after the major earthquake कि tsunami danger has largely passed. तो ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है हमारे लिए सुनामीज के अराउंड, कि सुनामीज होते कैसे हैं और जो अर्थक्वेक लेड सुनामीज जो होते हैं। ये ले लो नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस, उनका कॉन्सेप्ट क्या था? तो उनका कॉन्सेप्ट था, आई थिंक यूएनडीपी में था ना, तो एक कॉन्सेप्ट था कि ग्लोबल हंगर नहीं, ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स कुछ था, मैं जो ये श्योर इसके बारे में। क्रिएट किए थे कोई, ग्रामीण बैंक। हाँ और ग्रामीण बैंक तो है, बांग्लादेश लेबर लॉज केस डिक्रीड बाय सपोर्टर्स एज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। कोई ग्रामीण बैंक जो माइक्रो ये फाइनेंस। क्रिटिसाइज किए थे, हाँ ये क्रिटिसाइज किए शेख हसीना को, इसलिए फिर इनके ऊपर एक एलिगेशन है कि हम्म। क्राइम की। तो साइको, माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड था मोहम्मद यूनुस। हाँ हाँ माइक्रो माइक्रो फाइनेंस। फाइनेंस और ग्रामीण बैंक। पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच इंसिडेंट जो हुआ उसमें एक्यूज देव अंडरवेंट साइको एनालिसिस। सो साइको एनालिसिस क्या होता है, मतलब उनकी साइकोलॉजी को समझने के लिए कि व्हाट वाज गोइंग ऑन इन देयर माइंड इन साइकोलॉजी। आई थिंक सिंपली इसको हम ऐसे पुट अप कर सकते हैं, क्लासिकल साइको एनालिसिस। जो इसका प्रोमिनेंस है दैट इज डिक्लाइंड ओवर टाइम, सो जो टॉपिक इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्म टू बिकम लेस अथॉरिटेरियन एंड मोर प्रैक्टिकल। तो इस पे भी इशू ये होता है, इससे पहले अगर हम समझे कि ये एक्चुअली टेस्ट होता क्या है, तो इस टेस्ट को कराने के लिए भी इट इज़ नॉट सो इजी टू गेट इट डन। एंड वही की क्वेश्चन यही उठता है कि ये भी कितना रिलायबल है और इसको करना सही है कि नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। सो its evolution has been influenced by developments in neurology, psychiatry, psychology, philosophy, and the social and the natural sciences. So with the advancement of science, we can say इसमें भी हमें improvements देखने को मिली हैं। So औशिक आप इसको कवर कर सकते हो क्विकली। वही आपने बता ही दिया कि फर्स्ट मॉडर्न वेस्टर्न सिस्टम ऑफ साइकोथेरेपी है सिगमंड फ्रॉइड, सो coined the term, developed it with many colleagues and peers. He developed psychoanalysis, a treatment for modality for the people presenting with a symptom that other physicians were unable to treat. ठीक सिगमंड है, फ्रॉइड का ये, और तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है बस हमें। इसका हाँ कुछ नहीं। सो टाइगर्स की अगर हम बात करते तो तदोवा तदोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व टाइगर रिजर्व, ये महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। So 2023 strides in climate action, criticism of conservation. तो एक तो एम स्ट्रिप्स जिस पे अगेन क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीलिम्स में, दिस इज आल्सो एसोसिएटेड विद द डेटा रिलेटेड टू टाइगर्स, एंड हर 4 years में we have the tiger census which is done,
स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में। इम्पोर्टेंट हम्म। इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू टाइगर रिजर्व है TX2। TX2 हो गया कि उसका टारगेट है लॉन्ग टर्म में कि टाइगर का पॉपुलेशन X2 मतलब डबल करना है। बिग कैट अलायंस एक है हाँ। इंपॉर्टेंट, जो कंजर्व द बिग कैट। बिग कैट मतलब कि टाइगर, लायन, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड, जैगुआर, प्यूमा एंड चीता। ये बिग कैट हो गया। उसके बाद एरिया में बात करें, NTCA का बात करते हो। NTCA इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द WPA, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जो उसको 2006 के अंदर में अमेंड किया गया, तो NTCA उसमें फॉर्म हुआ था। तो NTCA ये कंडक्ट कराता है टाइगर सेंसस एवरी 4 ईयर, और चेक करते हैं कि कितना पॉपुलेशन बढ़ा है उनका। हम्म। 3096 अराउंड पॉपुलेशन अभी है, उसी का अराउंड है। तो एक ये लोग सबसे ज़्यादा एक पॉपुलेशन टाइगर का ट्रेंड, मध्य हाँ, मध्य प्रदेश में। प्रदेश में है। हाँ, ठीक है, ये ट्रेंड्स पता तो होना इंपॉर्टेंट है। ऐसे सेंटेंसेस भी आते हैं कि टाइगर नंबर्स हैव वेंट अप, मतलब इंक्रीज हुआ द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन शिवालिक हिल्स, गैंगेटिक प्लेन्स, सेंट्रल हम्म इंडिया और सुंदरबंस इस में। वक्त इट एक इज बार हाँ, वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड पोचिंग। तो वही है कि नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, नॉर्थ ईस्ट और सर्दर्न में, पेनिनसुलर इंडिया में इट इज डिक्लाइंड। क्या हम्म, बोल रहे थे औशिक? नहीं, सो एक बार स्क्रीन शॉट लेते हैं इसका। अच्छा, तो हम्म। कि शिवालिक हिल, गैंजेटिक प्लेन्स, यस। श्रीलंका। Okay. So next part we will continue with the Indian Express newspaper.